जी। स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने एनेंटियोमरिज्म, कायरलिटी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। इसी तरह से आज ये आ गया आज का टॉपिक। जी, क्वेश्चन नंबर 9, structural formula of all alkanes, molecular formula which exhibit enantiomerism। जी, ये आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप ये फाइंड करें कि इनमें कौन एनेंटियोमर है। तो एनेंटियोमरिज्म दिखाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी होना ज़रूरी है, यानी किसी एटम का कायरल एटम होना ज़रूरी है। और कोई भी एटम कायरल एटम कैसे बनता है? जब उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, जो एटम्स उसके साथ अटैच हैं, वो सब के सब डिफरेंट होंगे तो वो कायरल एटम होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें इस कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ये आइसोप्रोपाइल अटैच है, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, एक ये हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ क्योंकि दो ग्रुप्स सेम ग्रुप्स अटैच हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन एटम नहीं हो सकता। अगर ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते इस कार्बन के साथ तो ये कार्बन कायरल कार्बन होता और ये एनेंटियोमरिज्म दिखा सकता होता, ठीक है। तो ये कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए ये एनेंटियोमरिज्म नहीं दिखा सकता। इसमें आप बाकी ग्रुप्स भी देख सकते हैं। इस ग्रुप की बात करते हैं, इस कार्बन की, तो ये भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक भी इस पूरे ग्रुप के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक भी एटम कायरल एटम हुआ तो वो मॉलिक्यूल एनेंटियोमरिज्म दिखा सकता होगा, ठीक है। तो इन चारों में अगर आप देखें तो कोई भी कायरल एटम नहीं है, इसलिए कोई भी इनमें एनेंटियोमरिज्म नहीं दिखा सकता, कोई भी इनमें प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमरिज्म। एनेंटियोमरिज्म एनेंटियोमर्स की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं, तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं। सिर्फ उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जैसे कल बताया था आपको कि प्लेन पोलराइज लाइट की जो प्लेन है उसको वो लेफ्ट या राइट साइड पर रोटेट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी एनेंटियोमर्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर दो एनेंटियोमर्स हैं तो उनमें सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वो कौन सी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करते हैं, ठीक है। एक अगर लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है तो दूसरा राइट साइड पे रोटेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तमाम की, ठीक है। एक्टिव रिएजेंट्स के साथ रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो सकता है एक का, लेकिन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल हम ये कहते हैं कि एक जैसी होती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो इनमें प्रॉपर्टी है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में माइनस, या जिसे हम एल ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कर रहा है उसको हम माइनस साइन से शो करते हैं, ठीक है, या स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो एनेंटियोमर है, ठीक है, इसमें कायरल एटम मौजूद है ग्लूकोज के अंदर और ये लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है लाइट को। तो ये एनिमल्स के जो मेटाबॉलिज्म है इनमें इसकी वर्किंग नहीं होती, ठीक है। फर्मेंटेड यीस्ट के अंदर भी ये वर्क नहीं करता। जबकि पॉजिटिव साइन वाला जिसे हम डी ग्लूकोज कहते हैं वो इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में वर्किंग करता है, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल मेटाबॉलिज्म में और फर्मेंटेशन में भी, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि एल और डी ग्लूकोज का, कि डी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में वर्किंग करता है और एल ग्लूकोज नहीं कर पाता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डी और एल ग्लूकोज या दोनों में से कोई भी ग्लूकोज की बजाय
अगर हम कोई भी दो कॉन्फ़िगरेशंस वाले जो एनैंशियोमर्स हैं उनकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अगर लेंगे, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो उनको मिक्स करेंगे। अगर आप इक्वल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन को, इक्वल अमाउंट को मिक्स करते हैं तो एक इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, इनएक्टिव रिएक्टिव मिक्सचर बनता है। तो डी एल या उसे प्लस माइनस से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस मिक्सचर को, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी उसमें से अगर प्लेन पोलराइज लाइट गुजरेगी तो वो स्ट्रेट ही पास हो जाएगी, वो रोटेट नहीं हो पाएगी। जी, उसके बाद फिर वो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें आप फाइंड करें कि कौन एनैंशियोमर है और कौन एनैंशियोमर नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि एनैंशियोमेरिज्म दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज़ देखनी है, और वो कायरल कायरल कार्बन एटम अगर मौजूद है तो वो उसके अंदर एनैंशियोमेरिज्म दिखा सकता है। जैसे इस कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। कैसे? इसके साथ CH, ठीक है, एक तरफ अगर ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये देख लें, इसको देख लें, ये कुछ ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें एक तरफ आइसोप्रोपाइल अटैच है इस कार्बन के साथ, आइसोप्रोपाइल, एक हाइड्रोजन अटैच है, दो हो गए, दोनों डिफरेंट है। फिर तीसरा क्लोरीन अटैच है, ये भी डिफरेंट है। फिर चौथा इसके साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच है इस कार्बन के साथ। तो चारों डिफरेंट ग्रुप्स इस कार्बन के साथ अटैच हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन एटम है। और अगर कायरल कार्बन एटम किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होगी तो वो एनैंशियोमेरिज्म दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल कार्बन एटम रखता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो एनैंशियोमेरिज्म दिखा सकता है। पहले क्वेश्चन दिया गया आपको, ये भी फाइंड आउट करें इसमें कि कौन से एनैंशियोमेरिज्म दिखा सकते हैं, कौन से नहीं दिखा सकते। जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए। मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर हम आगे चलते हैं। जी, सो क्वेश्चन नंबर 13 है, फिशर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है ये। आपका टॉपिक बुक में भी ये दिया हुआ है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला।
यही टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन में इसको बड़ा ध्यान से समझना है। 1891 में एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को वन प्लेन में यानी एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला सिंपल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, वन प्लेन का क्या मतलब कि अगर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हो, जैसे ये यहाँ पे ये देखें 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, ये CH4 का 3 डायमेंशनल है, और इस मॉलिक्यूल को हम वन डायमेंशन में ये पेज के ऊपर इस तरह से पेज के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन में पेज के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फिशर ने 1891 में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका मेथड। ठीक है, अब इसी मेथड को हमने डिटेल के साथ समझना है कि उस मेथड में इसने क्या क्या बातें बताई थी। कुछ पॉइंट्स थे, पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं। आपकी ये बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है। चीज़ एक ही है, कॉन्सेप्ट समझना है। जब एक कायरल कार्बन एटम, कायरल मॉलिक्यूल में हमारे पास कार्बन, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है, तो इसे हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक कायरल मॉलिक्यूल में जो दो ग्रुप्स X और Y यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से A और B ये दो रिप्रेजेंट किए गए हैं डार्क लाइन के साथ। ठीक है, तो वो कहता है कि दो ग्रुप्स जो हैं वो हमारी तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो दो ग्रुप्स हैं वो आपसे अवे जाते हैं। ठीक है, उनको हम डार्क से शो कर देते हैं, और जो आपकी तरफ अबव द प्लेन होते हैं उनको हम XY से शो करते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ से भी समझाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो मेरी तरफ मूव कर रहे हैं अबव द प्लेन। ठीक है, ये देखें, ये प्लेन 3 डायमेंशनल में तो है, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो मुझसे दूर जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों बॉन्ड्स मुझसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, इनको हम डार्क लाइन के साथ शो करेंगे ऐसे, A और B। और जो मेरी तरफ मूव कर रहे हैं ये वाले, ये देखें, ये दो बॉन्ड्स मेरी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं X और Y, तो इनको हम सिंपल इस लाइन के साथ शो करेंगे X और Y। ठीक है, इसे हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, ये कि हेयर A एंड B ग्रुप्स के A और B ग्रुप्स पॉइंट्स टूवर्ड द ऑब्जर्वर अबव द प्लेन, कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अबव द प्लेन। ठीक है, और जो X और Y हैं ये अवे जाते हैं ऑब्जर्वर से। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर ऑपोजिट मैंने बताया है कि X और Y ऑपोजिट, ये इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि X और Y, ये X और Y अवे जा रहे हैं ऑब्जर्वर से, और A और B ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लेन से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, ये दोनों प्लेन के अबव द प्लेन है और ये अवे जा रहे हैं। ठीक है, X और Y अवे हैं, A और B टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक, तो जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं उसको हम A और B डार्क लाइन के साथ, और जो दूर जा रहे हैं उनको हम X और Y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि हमारे पास कुछ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन टू कार्बन बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं। तो जो कायरल कार्बन एटम होता है उसको हम क्रॉस के साथ भी शो कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखें,
कि मेरे पास ये सेंटर पॉइंट में एक कार्बन मौजूद है, ये वाली, इस कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप है, एक H है, एक OH है और एक CH3 अटैच है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस COOH को सीधा लिख देता हूँ ऐसे, डबल ऐसे सिंगल बॉन्ड जो है COOH का सीधा सीधी लाइन लगा के कहता हूँ CH3 इधर, और H और OH को इस तरह से। तो जहाँ पे ये क्रॉसिंग पॉइंट होगा डेफिनेटली वहाँ पे एक कार्बन एटम मौजूद होगा जो कि कायरल कार्बन एटम है। तो कायरल कार्बन एटम को हम इस क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए भी शो कर सकते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन में हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी कायरल कार्बन एटम को। ठीक है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट के ऊपर कार्बन भी लिखें। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग को, ये जैसे ये क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉसिंग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसका मतलब है डेफिनेटली वहाँ पे एक कार्बन एटम की प्रेजेंस है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप यही समझ जाएंगे कि वहाँ पे कार्बन एटम मौजूद है, जैसे इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इस तरह से। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अच्छा, फिर ये मैं फोर्थ पॉइंट वो ये कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, नेसेसरीली अगर हमें ज़रूरत पड़े तो जो प्लेनर मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया है, इस प्लेनर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करने पर कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड का, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, यानी ये एल लैक्टिक एसिड है, या जिसे हम माइनस लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एल लैक्टिक एसिड या माइनस लैक्टिक एसिड, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो लेफ्ट साइड पर रोटेट करने की एबिलिटी रखता है। और इस मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। 180 का मतलब क्या है कि COOH जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 180 कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो COOH नीचे आ जाएगा। CH3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इस पॉइंट पे। ये देखें, CH3 ऊपर आ गया, COOH नीचे आ गया। और H और OH भी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हुई है 180 डिग्री की रोटेशन। तो अगर हमने ये 180 डिग्री की रोटेशन की है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की भी एबिलिटी वही है जैसी कि इस लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल की थी, यानी ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर ही रोटेट करता है। ठीक है, तो अगर आप मॉलिक्यूल में 180 डिग्री की रोटेशन करवाते हैं तो उससे इस मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आती। पहला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि उस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती 180 डिग्री रोटेट करने पर। ठीक है, इसके बाद रोटेशन बाय 90 डिग्री। अब देखते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को 90 या 270 डिग्री रोटेट करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। देखते हैं कैसे। ये देखें, ये लैक्टिक एसिड है, इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया। कैसे? ये COOH ग्रुप है, ये OH है। ठीक है, ये COOH यहाँ पे आ जाएगा और OH नेक्स्ट पोजीशन पे, CH3 नेक्स्ट पोजीशन पे, H भी नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो सारे 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे ऐसे। जस्ट मॉलिक्यूल को पकड़ के आपने यहीं पे ऐसे रोटेट कर देना है, घुमाना है, रोटेट करना है 90 डिग्री। तो इस तरह से ये, तो अब अगर आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये माइनस लैक्टिक एसिड से प्लस लैक्टिक एसिड हो जाएगा। यानी ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है। ठीक है, ये फर्क आ जाएगा। अच्छा, फिर लास्ट पॉइंट इसका कि अगर आप मॉलिक्यूल में 90 डिग्री की रोटेशन 2 बार करवाते हैं, ठीक है, 2 कंसेक्टिव इंटरचेंजेस करते हैं, तो उससे उस मॉलिक्यूल पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इफेक्ट। ठीक है, जैसे हम इस एग्जांपल की इसमें बात करते हैं कि आपके पास अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें हमने OH और H को रिप्लेस किया। ठीक है,
OH और H को, फिर उसके बाद हमने H और CH3 को रिप्लेस कर दिया, CH3 और H को रिप्लेस कर दिया। तो ये दो चेंजेस कंसेक्टिव करने पर वही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, यानी कि वही प्रॉपर्टी हमें दोबारा हासिल हो जाती है, माइनस लैक्टिक एसिड और फिर ये भी माइनस लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेनेशन पे लाया जा रहा है कि आप किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर को देखकर कैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। क्या मतलब कि आप किसी मॉलिक्यूल को देखकर किस तरह से उसको, उस एनेंटियोमर को डी और एल यानी प्लस और माइनस साइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे थे, रीज़न ये थी कि जब हमारे पास अर्ली डेज के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी कि किसी मॉलिक्यूल की जो अवेलेबल मॉलिक्यूल है उसकी क्या रोटेशन होगी, वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पे रोटेट करेगा, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो उस वक्त हम क्या करते थे कि जस्ट मॉलिक्यूल्स को रोटेट करते थे और उनको रोटेट करने से हमें पता चलता था कि जो है किस तरीके से वो डी या एल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। ठीक है, वो कहता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है ग्लिसरैल्डिहाइड का, और इस ग्लिसरैल्डिहाइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है SHO CHO ऊपर है, OH CH2OH और H। ठीक है, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं ग्लिसरैल्डिहाइड में। सेंटर में कार्बन एटम है, मिरर रखते हैं तो जो OH है इस साइड पे वो अब मिरर इमेज में पहले आ जाएगा और H जो बाद में था वो इस तरफ चला जाएगा पीछे। ठीक है, मिरर इमेज। और CHO और CH2OH दोनों मिरर इमेजेस हैं, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, दोनों एनेंटियोमर्स हैं। अब फिशर जो साइंटिस्ट था उसने असाइन किया, ठीक है, इन कॉन्फ़िगरेशंस को प्लस और माइनस साइन जो थे वो असाइन किए कि कौन सा प्लस साइन होगा और कौन सा माइनस साइन होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्लस साइन क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है उसको प्लस साइन से शो करते हैं, और माइनस एनेंटियोमर कौन सा होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। फिशर ने जिन मॉलिक्यूल्स को प्लस साइन दिया था उस वक्त अर्ली डेज में जब इसने प्लस साइन कुछ मॉलिक्यूल्स को असाइन किया था उस वक्त मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, यानी कि हमें ये पता नहीं था कि मॉलिक्यूल्स को जो वो कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है प्लस माइनस की, कि क्या वो राइट होंगी भी सही या नहीं होंगी। ठीक है, सही होंगी भी सही या नहीं होंगी, ये तो बाद में जाके पता चला था कि प्लस वाली जो है वो राइट साइड पे रोटेट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो जैसे ये ग्लिसरैल्डिहाइड की एग्जांपल है, इसमें डी डी ग्लूकोज, ठीक है, ये प्लस का साइन, ठीक है, इसको इसको उसने कैपिटल डी के साथ डिनोट किया। ठीक है, सर यहाँ पे जिसमें जो बार बार जिसमें रोटेट की बात कर रहा है, रोटेट का मतलब है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे किसी चेन अप हो जाती है या कोई कंपाउंड होता है तो उसके अंदर उनकी पोजीशन चेंज होने की बात हो रही है। मतलब जैसे जब रोटेशन होगी तो पोजीशन तो चेंज होगी ना, तो फिर उनके कैसे वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम रह सकती है। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की बात हुई है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है तो उसको हम प्लस साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल की ये कॉन्फ़िगरेशन थी। इस कॉन्फ़िगरेशन का जब मिरर इमेज लिया तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनता है, और इस मिरर इमेज की प्रॉपर्टी है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है, लाइट को, प्लेन लाइट को, तो उसको हम माइनस साइन के साथ शो करते हैं। फिशर ने क्या काम किया, फिशर ने ये काम किया, लाइट को माइनस से शो करना है कि इस कंपाउंड को, वो माइनस साइन किसको असाइन किया था उसने, मतलब इस कंपाउंड को या फिर उस लाइट को। इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है
कि लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करना, तो इसको माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को कहा जाएगा प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये कंपाउंड का नाम रखा जाता है, प्लस या माइनस। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, कि वो मॉलिक्यूल रोटेट करता है लाइट को, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्लस साइन के साथ शो करेंगे। तो ये मतलब राइट साइड पर ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है। और अगर माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड होगा तो हम जान जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है। फिशर ने क्या काम किया? फिशर ने जो कॉन्फ़िगरेशंस थी, ठीक है, प्लस वाली कॉन्फ़िगरेशन और माइनस वाली कॉन्फ़िगरेशंस, इनको क्या काम किया कि इसने प्लस वाली को डी, कैपिटल डी से डिनोट कर दिया, और जो लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करती है उसको इसने कैपिटल एल के साथ डिनोट कर दिया। ये फिशर का काम था। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है, ये फिशर का काम था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उस वक्त अर्लियर डेज के अंदर ये बातें मालूम नहीं हो पाती थी कि उस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि तो जैसे कि अभी बताया कि अर्लियर डेज के अंदर इतनी केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी थी, इतने मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी कि हर कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी देख सकते कि वो प्लस का साइन होगा उसके पास या वो माइनस का साइन होगा। तो इसने कैसे ग्लिसरैल्डिहाइड को डी कहा, यानी राइट साइड पर रोटेट करती है, ये कहा, और एल वाली को ये कहा कि वो ग्लिसरैल्डिहाइड को ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा, ठीक है। इसने तुक्का लगाया था, ये हमें याद है। डॉक्टर जमशेद साहब ने भी ये बात बताई थी मुझे, स्टीरियो केमिस्ट्री वहीं से बड़ी अच्छी लगी थी। और जमशेद साहब कहते थे कि ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, 1 मिनट, हाँ जी। सो ग्लिसरैल्डिहाइड जो ये मॉलिक्यूल है, फिशर ने क्या किया कि इसने ये कहा कि ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जिसमें OH राइट साइड पे है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा। इसने कैपिटल डी के साथ इसको डिनोट कर दिया। और दूसरा मॉलिक्यूल, इसको इसने एल के साथ डिनोट किया, मिरर इमेज को। तो इसने कहा कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा। उस वक्त ग्लिसरैल्डिहाइड की मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं की गई थी। जस्ट इसने क्या किया, तुक्का लगाया, और किस्मत इसकी अच्छी थी कि इसका जो तुक्का था वो बिल्कुल करेक्ट जाके लगा। यानी कि जब इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखा गया आइसोमर का, जब मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हो गई, ठीक है, तो उस वक्त जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि जो फिशर ने बात बताई थी कि इसने कहा था कि जो OH राइट साइड पे है तो वो प्लस डी ग्लिसरैल्डिहाइड है, यानी कि वो लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा। तो वो एक्सपेरिमेंटली भी यही करेक्ट बात निकली, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स उस वक्त नहीं थी, लेकिन जब डेवलप हुई और चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो फिशर की बात सही थी कि जिसमें OH राइट साइड पे है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा, जिसको इसने कहा था डी ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये बात सही थी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। और जिसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड पे था, तो इसमें इसने कहा कि फिशर ने ये कहा कि ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया, ठीक है, बाद में मॉडर्न टेक्निक जब डेवलप हुई, तो वाकई ही ऐसा था कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करने की एबिलिटी रखता था।
तो अब इस तरह से फिशर ने D+ और L- ग्लिसरॉल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, इनको को रिलेट किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी। और अब यहाँ पे इसी चीज़ को हमने देखना है। वो याद रखिएगा कि अगर आपके पास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, तो अगर आप डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में किसी भी एटम की जो डायरेक्टली इस कायरल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर आप इसमें से किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, यानी आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, इसको भी ब्रेक नहीं करते, इसको भी ब्रेक नहीं करते, और इस बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं करते, ठीक है, तो जो कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हैं चारों बॉन्ड्स, उनको अगर आप ब्रेक नहीं करते और आप फिर भी रिएक्शन करवा लेते हैं, जैसे ये Br2H2O, तो सचो जो है वो सोच बन जाएगा, ठीक है, सचो सोच बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो ये भी डी ही रहेगा, डी, ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो डी से, मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन से जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो डी ही रहता है। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये है तो माइनस वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए तो ये देखें इसने क्या, ये D- वाली कॉन्फ़िगरेशन शो होती है, और फिर इससे हमें हमेशा ये नहीं कि वो डी ही रहता है, डी से वो एल नहीं होगा, ठीक है, वो OH राइट साइड पे। अच्छा, इन ऑल कॉन्फ़िगरेशंस OH अटैच टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशंस में जो OH है वो अगर राइट साइड पे है, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमेशा याद रखिएगा उसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, इसने OH ग्रुप को ही क्यों लिया, बाकी ग्रुप्स को क्यों नहीं लिया? ये इसने तुक्का लगाया था यही तो इसका तुक्का था, इसने तुक्का लगाया था और इसका तुक्का ठीक निकला। हाँ हाँ जी, इसकी कोई इसकी रीज़न नहीं बयान की गई है, ठीक है, यही सवाल मैंने भी पूछा था सर जमशेद से, तो उन्होंने कहा था ये तुक्का इसने लगाया था और इसका ये तुक्का भी ठीक निकला था। क्वेश्चन 15 है, डिस्क्राइब RS स्पेसिफिकेशंस फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब एक और नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसे हम RS नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है, RS नॉमेनक्लेचर, RS स्पेसिफिकेशंस, या इसको हम चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, RS सिस्टम भी बोला जाता है और चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी इसको नाम दिया जाता है। ये तीन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था ये नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए ये नॉमेनक्लेचर है RS नॉमेनक्लेचर। चैन इन गोल्ड एंड प्रीलॉग, ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक ऐसा मेथड डिज़ाइन किया जिससे हम कायरल सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम नेमिंग दे सकते हैं R और S, ठीक है, R वर्ड रेक्टस रिप्रेजेंट करता है, S सिनिस्टर, ठीक है, आगे आएगा अभी वो फिर बताऊंगा वहाँ पे। इसमें RS सिस्टम के अंदर 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स के बाद आपका ये सिस्टम डेवलप हो जाता है। वो 2 स्टेप, उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप है कि जो चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं कायरल कार्बन एटम के साथ, उनको आपने सीक्वेंस असाइन करना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस देना है, ठीक है, और उस सीक्वेंस देने के लिए कुछ रूल्स हैं, सीक्वेंस रूल्स। पहला रूल क्या है कि अगर चारों एटम्स कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, देखें ये भी डिफरेंट है, SO3H, क्लोरीन डिफरेंट है, आयोडीन भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन भी, चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो आपने क्या करना है, हर कायरल कार्बन एटम के साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम है उस एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। जैसे इस कार्बन के साथ आयोडीन अटैच है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर
कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सल्फर अटैच है, सल्फर का एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आपने हर एटम का एटॉमिक नंबर देखना है और इसी एटॉमिक नंबर की बेस पर उसको प्रायोरिटी देनी है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका दूसरे नंबर पे एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फिर सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, और इस तरह से तीसरा नंबर थर्ड वाले को, और फिर फोर्थ वाले को जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है। आपको एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किसका ज्यादा है एटॉमिक नंबर और किसका कम है। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्लोरीन का उससे कम, सल्फर का उससे कम, और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का तो आप जानते ही हैं कि 1 एटॉमिक नंबर है, कि ये सबसे कम एटॉमिक नंबर। अच्छा, फिर सेकंड रूल आ जाता है। सेकंड रूल, अगर कायरल कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं चारों, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये OH है, ये H है, यानी कि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, और आप इसी रूल पे जाते हैं, एटॉमिक नंबर वाले रूल पे, कि जो डायरेक्टली अटैच हैं उनका एटॉमिक नंबर देखना है। तो आइए देखते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इन चारों में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो 1 प्रायोरिटी दे दी। अब देखना है कि सेकंड किसको देना है। सेकंड के लिए ये तो हाइड्रोजन है, ये तो आप जानते हैं कि 4th नंबर पे आएगा लास्ट पे। अब इसको देखें, ये भी कार्बन है, इस साइड पर भी कार्बन है, दोनों साइड पे कार्बन है। अब क्या करेंगे? हाँ जी, अब हमने इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच नेक्स्ट एटम है उसको देखना है, ठीक है। इस कार्बन के साथ जो कारल के साथ डायरेक्टली अटैच है उसके बाद कौन सा एटम अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखना है। अगर वो ज्यादा है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। जैसे ये देखें, इस कार्बन के साथ ये दोनों कार्बन हैं, तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएं। यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर कम है, तीनों हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर तीनों के कम है। जबकि इस केस में देखें तो 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, 2, 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये नंबर प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, ये प्रायोरिटी का काम क्या है, क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा भी आप अभी जहन में रखें, इसी चीज़ को हमने आगे देखना है। ये एक और एग्जांपल दी हुई है आपके पास, इसमें भी वही उसी बेस पे पहले ऑक्सीजन 1, इसमें देखें इस पे डायरेक्टली फिर कार्बन अटैच है, ठीक है जी। इधर से ये 4 आ गया, वो तो हाइड्रोजन लास्ट पे होना है, वो तो हमने 4 दे दिया। अब देखना है कि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, सेकंड किसको देंगे। तो देखें कि डायरेक्टली किसके साथ अटैच है। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, यानी इसका भी एटॉमिक नंबर 12 है, इसका भी एटॉमिक नंबर, सॉरी 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है, दोनों का 6 एटॉमिक नंबर है। तो जबकि इधर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब है ये जीत गई, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल गई, थर्ड इसको मिल गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने, 2 कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, ठीक है, और इस कार्बन के साथ जो कार्बन है अब वो क्लोरीन के साथ अटैच हो गई, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है। तो हमने ये नहीं देखना कि ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, नहीं, अब ये कार्बन क्लोरीन के साथ हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम के साथ अटैच हो गई है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, ठीक हो गया। जब ये रूल भी फेल हो जाए तो सीक्वेंस का थर्ड रूल, जब ये रूल भी फेल हो जाए तो सीक्वेंस का थर्ड रूल वो क्या कहता है कि
डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने 2 या 3 बार काउंट करना है। ठीक है, जैसे ये देखें सच्चो, और इधर देखें ये है CH2OH। ठीक है, अब पहले वही पहला रूल अप्लाई करते हैं इस पे, इस मॉलिक्यूल पे। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, पहला नंबर मिल गया। हाँ जी, तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, फर्स्ट नंबर मिल गया। इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। चलिए ऑक्सीजन मिल गया हमें, लेकिन वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे क्या है, वहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है। अब क्या करेंगे? अब ये देखें कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन को आपने 2 बार काउंट करना है। यानी अगर कोई डबल बॉन्डेड एटम अटैच है तो उसको 2 बार काउंट करना है प्रायोरिटी देने के लिए। जैसे सचो के अंदर जो ऑक्सीजन अटैच है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो सचो है, उसका जो ऑक्सीजन है उसको आप 2 बार काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये दो दो ऑक्सीजन अटैच हैं इसके साथ। डबल बॉन्डेड का मतलब इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, तो अब आपने प्रायोरिटी देनी है। इसके साथ तो एक ही है ना, वो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल है, सिंगल बॉन्डेड है, तो फिर एक ही ऑक्सीजन है। जबकि इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है। हाँ जी, तो अब देख आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कार्बन के साथ नेक्स्ट 2 ऑक्सीजन है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, और फिर इसको थर्ड, क्योंकि इसके साथ तो सिंगल ऑक्सीजन है। ये रूल भी क्लियर हो गया? यस सर। स्टेप नंबर 2, अब आ गया सेकंड स्टेप। पहले हमने प्रायोरिटी दे दी, अब आ गया सेकंड स्टेप कि अब हमने क्या करना है प्रायोरिटी का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आर वर्ड है ये रेक्टस, लैटिन वर्ड रेक्टस से निकला है, जिसका मतलब है राइट। ठीक है, और एस वर्ड जो है ये अल्फ़ाबेट, ये लैटिन वर्ड सिनिस्टर से निकला है, जिसका मतलब है लेफ्ट। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और उस मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपने प्रायोरिटी दी है, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है, चैन एंड गोल्ड प्री लॉग सिस्टम की बेस पे आपने प्रायोरिटी दी है 1 2 3 फिर 4। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में देखते हुए इसी काउंटिंग को 1 2 3 4, इसी काउंटिंग को, नंबरिंग को देखते हुए आपकी आइज क्लॉकवाइज घूमती हैं, ये देखें 1 फिर 2 3 4, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ये चीज़। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, तो इसको हमने आर से डिनोट करना है। जिस मॉलिक्यूल में इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो कि आपकी आइज लेफ्ट से राइट साइड पर रोटेट करेंगी, यानी कि क्लॉकवाइज मूव करती हैं, प्रायोरिटी इस तरह से है कि क्लॉकवाइज 1 2 3 4 हो रही है, तो इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन। और जिस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इस तरह से मिला हुआ है 1 फिर 2 3 और 4, यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रही है आपकी आइज, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कैपिटल एस के साथ डिनोट करेंगे, सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। सर ये नंबरिंग करेंगे कैसे, ये हुई हुई होती है? उसी प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पर नंबरिंग करनी है। जैसे अभी हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर सीखा है, जैसे इस मॉलिक्यूल में हमने नंबरिंग की है, देखें ज़रा, ऑक्सीजन को मिला 1,
अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन की बेस पे डिसाइड नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पे चलें। इसके साथ एक ऑक्सीजन है, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम 2 बार काउंट करते हैं, तो एक्चुअली इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका फिर हाई हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इसको थर्ड। और हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर है, इसको 4 मिलेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें एटॉमिक नंबर की बेस पे यस एटॉमिक नंबर की बेस पर देखते हैं कि फिर स्टेप 2 पे फिर आ जाते हैं कि वो उसको मिलेगा आर मिलेगा या फिर एस मिलेगा। अच्छा, ये तो देख लिया फर्स्ट आपने कि जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आर, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं प्रायोरिटी देखकर तो उसको फिर एस कहते हैं। इसी तरह ये भी एग्जांपल दी हुई है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी ये चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि जब आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली, तो नंबरिंग करने के बाद जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला नंबर है 4, उसको आपने सबसे दूर रखना है, अपने से दूर रखना है। उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको नहीं देखना इस नंबरिंग इस रोटेशन के करते वक्त। क्या मतलब इस चीज़ का, अब वो एग्जांपल से समझते हैं जिससे मज़ीद आपको समझ आएगी। ये कि कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाएंगे तो एटम या फिर ग्रुप लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम, वो बॉटम में होना चाहिए। इन सच केसेस सिंपली रोटेट द, आपने रोटेट करनी है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हवाले से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को आपने नाम देना है। जैसे ये ग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये इसमें H लीस्ट प्रायोरिटी वाला नंबर है, ठीक है, और इसकी पोजीशन आपने सबसे नीचे रखनी है। यहाँ ये लीस्ट प्रायोरिटी 4 है ना, तो वो 4 वाला हमेशा इधर होना चाहिए, इस पोजीशन पे होना चाहिए। अगर ना हो, इधर हो या इधर हो या फिर इधर हो 4 वाला, तो उसको इधर लेकर आना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक। वो रोटेशन अभी नीचे आएगी। देखिए पहले ये चीज देख लें कि अगर वो सबसे नीचे मौजूद है तो फिर आपने प्रायोरिटी जो दी हुई है, पहली नंबर, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको मिला है, तो आपने देखना है कि 1 2 3 इस तरह से चल रही है, काउंटिंग इसी तरह से चलेगी 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है, इसको हम आर कह देंगे। आपने इस नंबर को नहीं देखना कि ये दरमियान में तो 4 आ रहा है, 2 के बाद ये 4 पड़ा हुआ है, नहीं 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 नहीं, इस चीज को देखना ही नहीं है। 4 को आपने अपने से दूर कर लिया, इसके ऊपर हाथ रख लें, ऐसे समझ लें ये नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये आपको हाइड्रोजन कंफ्यूज करे, इसके ऊपर हाथ रख लिया करें, उंगली रख लें, उंगली रख के आप करेंगे कि ये जो है ही नहीं, बस यहाँ पे जो ये तो है ही नहीं। आपने सिर्फ बाकी जो प्रेजेंट है ना 1 2 3, उन्हीं की बेस पर देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको नहीं देखना, फोर्थ वाले को देखना ही नहीं है। देखें अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला टॉप पोजीशन पे हो, जैसे ये देखें ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है, लेकिन ये टॉप पे आ गया है, हमने तो कहा कि ये जिसकी प्रायोरिटी लीस्ट होगी वो सबसे नीचे होना चाहिए इधर। तो अब क्या करें, अब कैसे इसको करें जी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी टॉप पे हो, तो आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे। जैसे ये देखें, अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करता हूं तो H Br की जगह पे आ जाएगा, Br H की जगह पे, ये देखें क्लोरीन आयोडीन की जगह पे और आयोडीन क्लोरीन पे आ जाएगा। इस तरह से हमने रोटेशन की है, 180 डिग्री रोटेट किया मॉलिक्यूल को, 180 डिग्री, ठीक है। रोटेशन करने से कोई फर्क नहीं होगा, 180 डिग्री अभी आपको बताया भी था मैंने कि 180 डिग्री रोटेशन इक्वली होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें
प्रायोरिटी नंबर दें। आयोडीन सबसे हाईएस्ट नंबर 1, ब्रोमीन का उससे कम होता है एटॉमिक नंबर 2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर उससे कम नंबर 3। प्रायोरिटी ऑर्डर मिल गया। चले आप देखें जरा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। देखें ये 1 2 3, ये देखें इस तरह रोटेशन हो रही है, तो ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो अगर एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल होगा रोटेट करने वाला कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम एस के साथ डिनोट करेंगे, कैपिटल एस के साथ, सिनिस्टर मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है या एटम है वो राइट हैंड साइड पर मौजूद हो, ये देखें यहाँ, तो इसको यहाँ पे लेके जाना है, इधर होना चाहिए, तभी नंबरिंग करनी है। अगर आप यहीं पे नंबरिंग करके आर या एस देना चाहेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि पहला एटॉमिक नंबर इसका हाईएस्ट है, 1 इसको मिलेगा, ब्रोमीन को सेकंड मिलेगा, 3 इसको मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे 1 2 3 नंबरिंग करके मॉलिक्यूल की रोटेशन देख लेंगे और उसको आर या एस कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने ये रूल फॉलो नहीं किया। रूल ये कहता है कि जब तक लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप सबसे लीस्ट पोजीशन पर मौजूद ना हो यहाँ पे, तब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते। नंबरिंग करके आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो सबसे राइट साइड पे हो, तो राइट साइड वाले को आपने क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल में जो ऊपर टॉप पर एटम या ग्रुप है उसको पकड़ लेना है, इसको हिलने नहीं देना यहाँ से। ठीक है, इसको हिलने नहीं देना, पकड़ लेना है इसको। और जो बाकी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस तरह से रोटेट करना है कि ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला इस पोजीशन पे आ जाए। चलिए रोटेट करते हैं, ये इस पोजीशन पे, ये नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा और ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा। ऊपर वाले को पकड़ लिया, वो हिलने नहीं देना, उसको नहीं छोड़ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको उठा के इधर ले जाएंगे फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को पकड़ लेना है, ऊपर वाले को हिलने नहीं देना, और जो बाकी नीचे वाले हैं उसको इस तरह से इंटरचेंज करना है कि ये वाला यहाँ पे आ जाए। तो ये देखें ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन आयोडीन की पोजीशन पे और आयोडीन एच की जगह पे आ जाएगा ये। हाँ जी, अब आ गया ये लीस्ट पोजीशन पे। अब आप नंबरिंग कर लें 1 2 3, सर एंटी ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर है। वाले इस वाले एग्जांपल में कैसे फर्क पता लगेगा, क्योंकि ऊपर तो हमने रोटेट सारा मतलब 180 डिग्री पे रोटेट किया है जी, ना, इस पे हमने एक को रोटेट नहीं किया बाकी 3 को किया है, तो फिर ये कैसे पता लगेगा, तो कंफ्यूज करेगा। ये इस तरह पता चलेगा कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम टॉप पोजीशन पर है ये, तो फिर 180 डिग्री रोटेशन करनी है, किसी को पकड़ना नहीं है, जस्ट आपने मॉलिक्यूल पकड़ के रोटेट कर देना बस। अगर ये टॉप पोजीशन पे है तब, लेकिन अगर ये टॉप पर नहीं है, ये राइट हैंड साइड पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड पर है, तो फिर आपने पकड़ना है, जो ऊपर ग्रुप है उसको पकड़ना है। ये देखिए राइट साइड पे है, अब आपने इसको पकड़ना है, पकड़ के इसको हिलने नहीं देना और फिर इसकी चेंजिंग करनी है और इसको लीस्ट पोजीशन पर लेकर आना है। ठीक हो गया। चलिए अब लास्ट रूल है, अगर ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला लेफ्ट साइड पे हो, ये देखें, तो कोई मसला नहीं है, फिर वही रूल, उसको पकड़ो ऊपर से, ऊपर से पकड़ लो, ऊपर वाले ग्रुप को हिलने नहीं देना, ऊपर वाला ग्रुप हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे है तो इसको इधर लेके आओ, अगले वाले को उठा के ऊपर ले जाओ और इस आयोडीन को इसके साथ रिप्लेस कर लो। आयोडीन इधर आ जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे। अब आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 और देखें कि ये लेफ्ट पे मूव कर रही है या राइट पे। तो एरो किधर से आ रहा है, लेफ्ट से राइट साइड पे, यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये आर होगा, आर ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन।
क्लियर हो गया? यही थी RS नोमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, इसी बेस पे अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये देखें, ये मॉलिक्यूल दिया गया, आपसे कहा गया जी RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है RS कॉन्फ़िगरेशन में से। आपके नेक्स्ट जो आप कभी एंट्री टेस्ट की तरफ जाएंगे, PPSC या CSS की तरफ, तो वहाँ भी यही क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। CSS अगर आप केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में हम RS नोमेनक्लेचर कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें ये देखें ये आपके पास है कार्बन एटम है, कारल, हाँ जी, ये कायरल कार्बन एटम है, इसके साथ, सॉरी ये कायरल कार्बन एटम है, इसके साथ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 ग्रुप है, और एक तरफ फिर C कार्बन ये नहीं अटैच है। ठीक है, इसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो ये कायरल कार्बन एटम, अब इस कायरल कार्बन एटम में लीस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? हाइड्रोजन को। तो क्या हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर है लीस्ट वाली पोजीशन? नहीं, ये तो ऊपर है, लेफ्ट साइड पे है। तो अगर लेफ्ट साइड पे है तो हम कैसे करते हैं कि जो ऊपर वाला ग्रुप है इसको पकड़ लेते हैं, इसको हिलने नहीं देते, इसको पकड़ के, तो जो राइट साइड पे होता है उसको उठा के हम इधर ले आते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन को इस जगह पे ले आते हैं, और CH3 को हम उठा के इस पोजीशन पे ले जाते हैं। ये देखें, यही वर्किंग की है हमने। इस CH3 इस ग्रुप को उठाया, पूरे ग्रुप को, ठीक है, और इसको उठा के हम इधर ले आता है। ठीक है, और क्लोरीन को हिलने नहीं देना। ये देखें, क्लोरीन को मैंने हिलने नहीं दिया, उसको पकड़ के रखा हुआ है, और जो इधर ग्रुप था इस पूरे ग्रुप को उठा के हम इधर ले आए हैं हाइड्रोजन की जगह। ये देखें, ये पूरा ग्रुप इधर आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप था हाइड्रोजन, वो इधर आ गया H की जगह पे, और जो H ये CH3 है इसको उठा के इधर ले गए। ये देखें, यहाँ आ गया CH3। ठीक है, अब इसमें आप नंबरिंग कर लें जी। पहला नंबर किसको मिलेगा? क्लोरीन को। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, चलिए 1 दे दिया। अब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इसको देना, देखिए 12 है, सॉरी 6, इसका भी 6। तो नेक्स्ट पे चले, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर क्या है? इधर 2 हाइड्रो, और ये मिल गया, ये कार्बन मिल गया। तो इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो सेकंड इसको, पहला नंबर इसको, 1 2 और 3 इसको। तो इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है कि 1 2 3, जब आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसको तो देखना ही नहीं है हमने। तो 1 2 3, ये कैसी रोटेशन है? ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज, इसको कैपिटल S से डिनोट करेंगे। एक और मॉलिक्यूल है, ये देखें, इसमें देखें कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है। अब देखें, इसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन ही हो, लीस्ट प्रायोरिटी वाला कुछ और भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे इस ग्रुप में अगर आप देखें, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और आपके पास इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है, कार्बन ग्रुप है। तो इस सब में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सबसे कम, तो फोर्थ इसी को मिलेगा। लीस्ट प्रायोरिटी हमें पता चल गई कार्बन की है। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी कार्बन की है। उसके बाद फोर्थ नंबर, तो क्या ये फोर्थ पोजीशन वाला ग्रुप अपनी जगह पर है? नहीं, ये तो अपनी जगह पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ग्रुप को पकड़ लेते हैं, NH2 ग्रुप को, इसको हिलने नहीं देना, और जो बाकी हैं उनको इस तरह से एक्सचेंज करना है कि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए, फोर्थ पोजीशन पे, इस जगह पे। इसको उठा के इधर ले आए, क्लोरीन को उठा के इधर ले जाएं, OH को इधर ले आए, ये लें, OH इधर आ गया, CH3 इधर आ गया अपनी जगह पे, और क्लोरीन जहाँ पे। अब देखें कि इन तीनों में एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट किसका है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। सबसे पहला नंबर क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, फिर उससे सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन का, फिर थर्ड नाइट्रोजन का। तो ये इस तरह की रोटेशन हो रही है, 1 2 3, इस तरह की रोटेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को
कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल एच ये देखें ऊपर मौजूद है तो इसको तो 180 डिग्री रोटेट करना है बस, और तो कुछ इसमें देखना ही नहीं है, इसको पकड़ के 180 डिग्री रोटेट करना है। तो ये तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करवाई गई है इस तरह से। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस पे, ये देखें आरएस को नोमेनक्लेचर के बहुत से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे उतना ही आपको इजी होगा इस पे कि आरएस नोमेनक्लेचर हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। चलिए आज हम यहीं पे डन करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।